बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? आज हम फर्स्ट ईयर का जो 4th चैप्टर है उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स। हमने 4th चैप्टर जो है वो आगाज़ किया हुआ है, हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स उसके पढ़े। आज का जो ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, कि लाइसोसोम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे वो काम करते हैं। Lysosomes are cytoplasmic organelles and are different from others due to their morphology. लाइसोसोम जो हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ये ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनेल्स से अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। These were isolated as a separate component for the first time by D. Dewey. डी ड्यूव साइंसदान था, उसने 1949 में इनको पहली दफ़ा अलहदा करके स्टडी किया था। क्योंकि छोटे से एक वेजिकल की सूरत में होते हैं तो इसलिए शुरू में साइंसदानों को इतना आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि सेल में तो बहुत से वेजिकल होते हैं मुख्तलिफ फंक्शनिंग के। फिर ड्यू ने देखा यार कि ये जो छोटे छोटे वेजिकल्स हैं ये तो सेल के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस में, सेल के अंदर बहुत से आप कह लें कि चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। मेन इनका फंक्शन है ब्रेक डाउन। इनका नाम भी लाइसोसोम इसलिए रखा कि लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। स्प्लिट का मतलब ब्रेक डाउन, कि सेल के अंदर तोड़ फोड़ का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है लाइसोसोम। और ये सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स में होते हैं और यूक्रियोट्स में भी ज़्यादा ये एनिमल सेल्स में आपको मिलते हैं। ये लाइसोसोम बनते कैसे हैं? दे आर बाउंड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है इनके इर्द गिर्द, और ये छोटी छोटी थैलियाँ हैं और इन थैलियों के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। एंजाइम्स कौन से हैं? एसिड फास्फेटेजेस एंड सेवरल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन आर। ये एंजाइम बनते तो आर पे हैं, लेकिन बाद में ये गोल्गी में गुजरते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होती है। फिर गोल्गी से मॉडिफिकेशन के बाद जब निकलते हैं तो तब हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, यानी जो नया लाइसोसोम बन के निकलता है। इसके एंजाइम कहाँ बने? आर पे। आर से बनने के बाद वो एंजाइम्स गोल्गी में आते हैं। गोल्गी में उन एंजाइम्स को एक्टिव किया जाता है। एक्टिव होने के बाद नेक्स्ट वो लाइसोसोम की सूरत में, प्राइमरी लाइसोसोम की सूरत में उसमें से निकलते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है कि देखिए, ये आपकी बुक में भी दी गई है कि आर में से ये निकले एंजाइम्स। जब आर में से निकले तो फिर बेसिकली वो इनएक्टिव एंजाइम्स थे, फिर वो गोल्गी में से गुजरे। गोल्गी में से जब वो मॉडिफाई होकर निकले फिर वो बना लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम जो बॉडी के अंदर मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है, ये क्या करता है? समटाइम्स अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस। अब इसका जो मेन फंक्शन है ना, एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल, जैसे ये कोई फूड मटेरियल है, ये सेल के अंदर आता है। ये हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए वो चीज़ सेल के अंदर आई एक वैक्यूल की सूरत में। तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो भी उस वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं जिसके अंदर फूड है। फिर वो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, हज़म कर देते हैं, और वो फिर एनर्जी सेल को मिल जाती है उसकी। तो इसका मतलब कोई भी बैरूनी मटेरियल है जो सेल के अंदर इंटर होता है, एनी फॉरेन मटेरियल विच गेन्स एंट्री इनटू द सेल इज़ एंगल्फ्ड बाई, इज़ डाइजेस्टेड बाई लाइसोसोम। कोई भी बाहर से मटेरियल सेल के अंदर आएगा तो उसको लाइसोसोम ही हज़म करेगा, लाइसोसोम ही डाइजेस्ट करेगा। तो बेसिकली ये इसका जो प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा क्या क्या फंक्शन है? समटाइम्स अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस, फ़र्ज़ करें कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है, स्टारवेशन है। स्टारवेशन का मतलब है कोई कहत साली है, सेल्स को एनर्जी नहीं, फूड नहीं मिल रहा, तो कई बार सेल क्या करता है, अपनी चीज़ों को ही, अपने हिस्सों को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है एनर्जी हासिल करने के लिए। जब लाइसोसोम अपने हिस्सों को ही खाना शुरू कर दे एनर्जी हासिल करने के लिए, ऐसे लाइसोसोम को कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स। और जो ऑटोफेगोसोम्स हैं, जब किसी चीज़ को एंगल्फ करके अपने अंदर ले जाते हैं अपने हिस्सों को ही, तो तब उनको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। बनने में था वो प्राइमरी लाइसोसोम, लेकिन वो किसी चीज़ को जब डाइजेस्ट करने लग जाता है तब वो बन जाता है
सेकेंडरी लाइसोसोम। तो एक फंक्शन तो हुआ कि जब स्टारवेशन की सिचुएशन है, जब सेल में एनर्जी नहीं है, सेल को फूड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो कई बार लाइसोसोम अपने सेल के हिस्सों को ही हज़म करना शुरू कर देते हैं। उस सिचुएशन में हम कहते हैं इसको बेसिकली ऑटोफेगोसोम, और जब वो उसको एंगल्फ करता है तब वो बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर एक और प्रोसेस है जिसे कहते हैं ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग। पर वो पिछली जो ऑटोफेगोसोम थे वो थे स्टारवेशन या अब नॉर्मल सिचुएशन की सूरत में। कई बार ये होता है कि सेल के कई हिस्से हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, वोर्न आउट मतलब ख़राब हो चुके हैं, जैसे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो फिर लाइसोसोम उनको भी एंगल्फ करके उनको भी डाइजेस्ट करता है ताकि नए माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएं और पुराने वाले ख़त्म हो जाएं। इस अमल को कहते हैं ऑटोफेगी। इससे क्या होता है, सेल का मटेरियल रीन्यू होता रहता है। फिर एक और फंक्शन भी है लाइसोसोम का, रिजल्ट इन दी डीजनरेशन ऑफ द सेल। सेल्स की डीजनरेशन करते हैं लाइसोसोम। डीजनरेशन में देखें जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे मेंढक है उसकी डेवलपमेंट, उसमें लार्वा होता है, लार्वा से फिर अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो लार्वे की टेल होती है, दुम होती है, लेकिन जो असल मेंढक है, फ्रॉग है, उसकी दुम नहीं है। वो दुम कहाँ गई, वो दुम डीजनरेट हो जाती। तो कई बार बॉडी के पार्ट्स एम्ब्रियो हालत में होते हैं, लार्वा हालत में होते हैं, लेकिन जब वो जानदार मुकम्मल शक्ल इख्तियार करता है तब वो पार्ट्स उसमें नहीं होते, वो डीजनरेट हो जाते हैं। उसमें भी लाइसोसोम का रोल है। जैसे ये हमारी हाथों की उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां हैं, ये जब एम्ब्रियो हालत में होंगी तो ये जुड़ी हुई थी सारी, ये कोई 5 उंगलियां बाद में बनी, ये उंगलियां आपस में सेपरेट होंगी, दरमियान में जो सेल्स थे उनको अलहदा करके ये फिंगर्स अलहदा होगी, ये भी डीजनरेशन है। तो डीजनरेशन जो है उसमें भी लाइसोसोम का रोल है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो से अडल्ट बन रहा होता है, उस दौरान बॉडी के कई चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और बॉडी की शक्ल सूरत बनती है। इसे कहते हैं डीजनरेशन। उसमें भी लाइसोसोम का रोल है। और जो आखिरी फंक्शन लाइसोसोम का एक और है वो ये है कि लाइसोसोम आल्सो रिलीज़ एंजाइम। लाइसोसोम जैसे सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं तोड़ फोड़, तो लाइसोसोम के एंजाइम अगर सेल के बाहर खारिज हो जाएं तो तब बाहर तोड़ फोड़ करेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो उसमें भी हेल्प होती है। अब लाइसोसोम से रिलेटेड कई बीमारियां हैं कंजेनिटल, पैदाइशी, कंजेनिटल मतलब होता है पैदाइशी, जो लाइसोसोम से रिलेटेड हैं। सेवरल कंजेनिटल डिजीजेज हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू accumulation of within the cell of substances such as glycogen और अदर ग्लाइकोलिपिड। के सेल के अंदर कई चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं जैसे ग्लाइकोजन वगैरह, वो लाइसोसोम की वजह से, क्योंकि लाइसोसोम चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। अब लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं। अब एंजाइम जिस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं तो वो चीज़ सेल में कभी इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ इकट्ठी हो रही है इसका मतलब है लाइसोसोम में उस चीज़ को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड, इनको स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइसोसोम के किसी एंजाइम में कोई म्यूटेशन होगी, उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि बेसिकली जो इसमें बेसिकली एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो मुख्तलिफ चीज़ों को डाइजेस्ट करने के होते हैं। अगर वो एंजाइम काम ना कर रहे हैं, उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो फिर वो जो सब्सटेंस सेल के अंदर आया वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो सेल के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा, इसलिए उसे कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। उसमें एक मिसाल है ग्लाइकोजिनोसिस, कि लीवर और मसल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन से भरे हुए नज़र आते हैं पैदाइशी तौर पे ही। तो इसमें क्या होता है, एक एंजाइम जो ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होता है, तो ग्लाइकोजिनोसिस हो जाती है। इस तरह एक और बीमारी है टे सेक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम नहीं है लाइसोसोम में, तो लिपिड्स इकट्ठे होते हैं ब्रेन सेल्स में, तो मेंटल रिटार्डेशन, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है बच्चे का। इसी तरह जो है इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये दो है, इसी तरह की 20-30 और बीमारियां हैं जो किसी न किसी सब्सटेंस के कम्युलेट होने से होती। तो ये लाइसोसोम का टॉपिक था, इसको गौर से आपने पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आपका कोई मैसेज आता है मैं उसको फ़ौरन पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।